Good afternoon students. Welcome back my YouTube channel Khan Nursing. Today I will discuss about breast cancer. आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके काजेज़ क्या 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 किस कारण से हो सकते हैं और इसके हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और फिर साइन सिम्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, हम लोग कैसे ब्रेस्ट कैंसर का मैनेजमेंट करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आइए बिना कोई देरी किए हम लोग पढ़ते हैं डिफिनेशन। ब्रेस्ट कैंसर का जो डिफिनेशन है क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर इज़ एन एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट सेल। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो ब्रेस्ट के सेल होते हैं उसमें एबनॉर्मल या अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगा सेल का, उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट या ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, वुमेन में हम देखने को ये ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टर्म ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे और कह सकते हैं क्या, और इसका डिफिनेशन हो सकता है, मलिग्नेंट ट्यूमर दैट हैज़ डेवलप फ्रॉम सेल इन द ब्रेस्ट। जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर, एक होते हैं मलिग्नेंट। जो मलिग्नेंट ट्यूमर हो रहे हैं वो कहाँ पे, ब्रेस्ट के सेल में डेवलप हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अब इसके टाइप क्या क्या हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सेकंड क्या है, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। थर्ड क्या है, मेडुलरी या म्यूसेनियस या ट्यूबुलर कार्सिनोमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वाला इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। फिफ्थ वाला क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। सिक्स्थ क्या है, लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू। 6 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहे हैं, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये मोस्ट कॉमन मतलब ये ज़्यादा देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर। ये वाला कौन सा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये वाला ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। फॉर्मिंग अप 80% ऑफ दिस कैंसर। कितना, 80% हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट डेवलप इन डक्ट मिल्क। जो मिल्क के डक्ट होते हैं उसमें ये डेवलप होता है। कौन सा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसके नाम से ही पता चल रहा है डक्टल कार्सिनोमा मतलब जो मिल्क डक्ट होते हैं ब्रेस्ट में उसी में ये डेवलप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। और ये 80% देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा यही वाला कैंसर, यही वाला टाइप देखने को मिलता है। सेकेंड वाला क्या है, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। लोबुलर मतलब होता है लोब्यूल्स, जो लोब्यूल होते हैं उसमें डेवलप हो रहा है। क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप। ये ज़्यादा सेकेंड, इसके बाद फर्स्ट वाले के बाद ये 80%, उसके बाद ये देखने को सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर फॉर्मिंग अप टू 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक कितना देखने को मिलता है हमको, 10% देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है, इट ऑरिजिनेट, कहाँ पे ऑरिजिनेट होता है, इन द ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग लोब्यूल्स। जो ब्रेस्ट मिल्क को लोब्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये देखने को मिलता है और ये 10% देखने को मिलता है। थर्ड वाला क्या है, मेडुलरी या म्यूसेनियस या ट्यूबुलर कार्सिनोमा। इसमें क्या कह रहे हैं, दीज आर द 3 स्लो ग्रोइंग टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये तीसरा वाला ब्रेस्ट कैंसर है, तीसरा टाइप है और ये स्लो ग्रोइंग टाइप। ये स्लो ग्रो होता है और ये कितना देखने को मिलता है, 10% ये ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। फोर्थ क्या है, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट अग्रेसिव। ये मोस्ट अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और इसको डिफ़िकल्टी होती है ट्रीटमेंट करने में, इसको डिफ़िकल्टी जल्दी ट्रीट नहीं होता है बिकॉज क्योंकि इट स्प्रेड सो क्विकली। और ये बहुत तेज़, क्योंकि ये बहुत तेज़ स्प्रेड करता है इसलिए ये जल्दी ट्रीट नहीं होता है और ये एग्रेसिव होता है। कौन सा, इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। उसके बाद क्या है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, DCIS इसका शॉर्ट फॉर्म। DCIS अकर व्हेन कैंसर सेल फिल द डक्ट बट हैव नॉट येट स्प्रेड
थ्रू द वॉल, ये कहाँ पे जो क्या कह रहा है, व्हेन कैंसर, कहाँ पे, जब एक कैंसर किसमें, फील्ड डक्ट में जब ये कैंसर हो जाता है, कौन सा, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, और ये बट हैव नॉट, और ये स्प्रेड नहीं होता, कहाँ पे नहीं स्प्रेड होता है, द वॉल इनटू फैटी टिश्यू, जो फैटी टिश्यू के वाल होते हैं उसमें स्प्रेड नहीं होता है, बट कहाँ पे स्प्रेड होता है, कहाँ पे होता है, डक्ट में हो जाता है, लेकिन जो उसके वाल होते हैं, किसके, फैटी टिश्यू के जो वाल होते हैं उसमें ये स्प्रेड नहीं होता है। नियरली ऑल वुमेन डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज, और अगर ये अर्ली स्टेज में है तो इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं और इसको क्योर भी कर सकते हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में है तो इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। विदाउट ट्रीटमेंट, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो कितना, ये अबाउट 25% ऑफ DCIs केसेस, अगर जो ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ है, कितने केसेस देखने को मिले हैं, 25% केसेस हमको देखने को मिले हैं। जो कि क्या कह रहा है, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू क्या कह रहा है कि ये डक्ट में हो रहा है। अगर ये डक्ट में हो जा रहा है और ये जब हो गया है तो ये जो फैटी टिश्यू के वाल होते हैं, दीवार होती हैं, उसमें स्प्रेड नहीं होता है। कि अगर ये अर्ली स्टेज में है तो इसको हम जल्दी से डायग्नोस्ट भी कर सकते हैं और इसको क्योर भी कर सकते हैं। और जो बिना ट्रीटमेंट के कितने केस हमको देखने को मिल रहे हैं, 25% केस देखने को हमको इससे मिल रहे हैं। कौन से, 5th वाले टाइप को, जो डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है, 25% केसेस देखने को हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, जिसको हम LCIS के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट डेवलप इन द ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, कहाँ पे, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट होता है उसमें ये डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, LCIS डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, और इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, बट इट डज इंक्रीज वुमेन रिस्क, ये इंक्रीज रिस्क, जब ये ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बट इस रिस्क रहता है किस चीज़ का, कि डेवलप हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर का फॉर्म ले लेगा, लेकिन इसमें मतलब रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती, बट रिस्क रहता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको क्या हम बोलते हैं, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, आइए हम लोग देखिए इसमें टाइप के बारे में, वही सब दिया है जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं। अब बात करते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, काजेज क्या हो सकते हैं और इसके रिस्क क्या क्या हैं, किसकी वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट क्या करें, एग्जैक्ट काज अननोन, ये इसका काज पता नहीं है, किस वजह से हो रहा है, इसका काजेज जो कारण है पता नहीं है, एग्जैक्ट काज अननोन है, बट कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। फर्स्ट क्या है, एज, अगर एज ओवर एज है, उसके जो DNA होते हैं उसमें DNA का जो सेल होता है, जो सेल होता है उसका DNA जो होता है वो DNA में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से एज एक फैक्टर हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है कि एक कैंसर काज कर सके। नेक्स्ट क्या है, फैमिली हिस्ट्री, अगर पहले से फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी तो आगे के जनरेशन में ये हो सकता है, तो उस फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन ब्रेस्ट चेंजेस, अगर ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, जीन चेंजेस, जीन, अगर जीन जो है हमारा उसमें कोई DNA में, जीन के DNA में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, जो DNA हो रहा है और रिप्रोडक्टिव का काम करता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल बना रहा है, अगर उसमें भी कोई चेंजेस आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया क्या है, जो इसमें बेनाइन ट्यूमर का ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में जो कार्सिनोमा सेल नहीं, बेनाइन सेल का ये इसमें ग्रोथ होने लगता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि बेनाइन सेल से हो सकता है और मलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT की वजह से हो सकता है, अगर HRT उसको दिया जा रहा है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी हो जाए, तो एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़, अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रही है कोई भी लेडीज़ तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या रिप्रोडक्टिव एज पहले हो जा रहा है या
हार्मोनल जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, या पहले से उसको जैसे एक एज होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, अगर उससे पहले आ जा रहा है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक रिस्क फैक्टर ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन थेरेपी ऑफ द चेस्ट टू द चेस्ट। अगर चेस्ट में कोई रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो हो सकता है रिस्क फैक्टर ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट डेंसिटी। अगर ब्रेस्ट की डेंसिटी हो रही, ब्रेस्ट में डेंसिटी मतलब क्या हो रहा है, ब्रेस्ट में कोई चेंजेस या कोई हार्ड देखने को मिल रहा है, कोई ब्रेस्ट के टिश्यू में कोई क्या कहते हैं, कोई जिसमें ब्रेस्ट डेंसिटी में क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, फाइब्रस टिश्यू होते हैं, वहाँ एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं तो वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं, तो एक वजह से वो भी हो सकता है कि यहाँ ब्रेस्ट डेंसिटी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ओवरवेट। ओवरवेट ज़्यादा वेट है या ओबिसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग उसको है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, एक रिस्क फैक्टर ही है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी कोई अगर जैसे एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो एक वजह उससे भी हो सकता है, एक कारण ये भी बन सकता है कि इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं तो एक कारण ये भी है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के एक रिस्क ये भी हो सकता है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या कह रहा है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जितने भी हम इटियोलॉजिकल या रिस्क फैक्टर पढ़े हैं ऊपर, उसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर हो रहा है वो तो वो हम कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, परमानेंट डैमेज इन टू डीएनए। जो डीएनए होता है सेल का उसमें डैमेज होने लगता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन ऑफ जीन का म्यूटेशन होने लगेगा। जो म्यूटेशन जीन मतलब होता है कि जीन में जो होते हैं चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ इंड्यूसिंग ऑन्कोजेनेस। जो ऑन्कोलॉजिकल जो ऑन्कोलॉजिकल इंड्यूस होने लगेंगे, ऑन्कोजेनेस, जिसकी वजह से कैंसर काज हो रहा है वो उसमें एक्टिवेट ग्रोथ होने लगेगा, उसमें जिसकी वजह से कैंसर काज हो रहा है, जैसे जो कारण थे हम लोग पढ़े थे वो उसमें क्या होंगे, ग्रोथ होने लगेंगे, उसकी वजह से जो सेल का ग्रोथ उसमें होने लगेगा। जो ऑन्कोलॉजी जिसकी कारण से हो रहा है तो सेल का ग्रोथ करने लगेगा। फिर उसमें क्या होगा, इनहिबिटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन। तो जो जीन होते हैं, कुछ जीन होते हैं जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो जीन जब इनहिबिट हो जाएंगे तो उसमें ग्रोथ जो होगा ट्यूमर का होने लगेगा। उसके बाद डिस्टर्ब्ड प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल। जो सेल का प्रोलिफिकेशन हो रहा है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ कॉलोनी। जो ग्रोथ ऑफ कॉलोनी मतलब क्या होता है कि एक ग्रोथ करने लगेंगे, 1 से 2, 2 से 3 कॉलोनी में एक ग्रोथ करने लगेंगे, कौन से, कैंसर सेल। तो उसके बाद प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर, वहाँ पे ट्यूमर का प्रोग्रेस हो जाएगा, उसको हम फिर क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। जहाँ पे जैसे ब्रेस्ट में अगर इसका प्रोग्रेशन हुआ है ट्यूमर का तो वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्या कह रहे हैं, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अगर कोई भी इटियोलॉजी के कारण कोई भी फैक्टर है उसके कारण से हो रहा है तो क्या हो रहा है, परमानेंट डैमेज हो जाएगा। कौन सा चीज़, डीएनए जो होगा सेल का वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। फिर उसमें जीन का म्यूटेशन होने लगेगा, जो डीएनए में जो एबनॉर्मलिटी देखने को मिलने लगेगी, जो जीन होगा उसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलने लगेगी। फिर उसके बाद एक्टिवेशन इंड्यूसिंग जो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो ग्रोथ होने लगेगा उसमें कैंसर सेल का ग्रोथ होने लगेगा। क्यों, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। जो ट्यूमर को, कुछ जीन होते हैं जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं उसको ये इनहिबिट कर देगा। फिर डिस्ट्रप्शन प्रोलिफिकेशन, उसमें अब नॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगेगा, प्रोलिफिकेशन होने लगेगा। फिर उसके बाद एक ग्रोथ ऑफ कॉलोनी, एक कॉलोनी में ग्रोथ होने लगेंगे, क्या, जो कैंसर सेल हैं एक कॉलोनी में ग्रोथ होने लगेंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर, इसमें ट्यूमर का प्रोग्रेस हो जाएगा। फिर उसके बाद वही ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, पहला क्या है, लम्फ इन द ब्रेस्ट और आर्मपिट। जो लम्फ का फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ पे, ब्रेस्ट में या फिर आर्मपिट में। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द साइज और शेप। अब जो ब्रेस्ट का साइज और शेप चेंज हो जाएगा, एक साइन ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, रेड एंड स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट जो होगा वो रेड हो जाएगा या स्वेल हो जाएगा, एक साइन सिम्टम ये देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ईचिंग ऑन द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट होगा उसमें ईचिंग होगा, उसमें खुजली होगी, एक
साइन सिम्टम ये है। ब्रेस्ट पेन होगा। नेक्स्ट क्या है, निप्पल पेन या टेंडरनेस, जो निप्पल होगा उसमें पेन होगा या फिर वो टेंडरनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निप्पल बिकमिंग सेंसिटिव, जो निप्पल होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनिलेटरल निप्पल डिस्चार्ज, यूनिलेटरल होगा या फिर बाई, अगर दोनों में हो रहा है तो दोनों बाईलेटरल होगा, अगर एक में हो रहा है तो यूनिलेटरल निप्पल डिस्चार्ज होगा या फिर ब्लड का डिस्चार्ज होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, इनलार्ज एक्सिलरी नोड, जो वहाँ पे एक्सिलरी नोड होते हैं उसमें भी जब स्प्रेड कर जाएगा तो वो इनलार्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द ब्रेस्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा, किस ब्रेस्ट के कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा। इतने सारे साइन सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। वही चीज़ इसमें भी देखिए, फिगर में भी दिया है, चेंजेस इन ब्रेस्ट कलर, ब्लडी डिस्चार्ज, ब्रेस्ट और निप्पल पेन, पिटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन, पुल्ड इन निप्पल, लंप इन ब्रेस्ट, यही सब साइन देखने को मिलेंगे हमको साइन सिम्टम। नेक्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम क्या क्या करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, पहले तो हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन है, आप लोग याद रखिएगा, हर डिजीज़ में आप लोग लिख सकते हैं। हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पे डिजीज़ हो रहा है उस एरिया को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ब्रेस्ट में हो रहा है तो हम लोग थोरेसिक एरिया जो है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्या है, डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है, मैमोग्राफी में एक एक्सरे की तरह एक इमेजिंग एक्सरे होता है, जिसमें हम लोग पता करते हैं कि इसमें ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किसमें, मैमोग्राफी में। नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रासाउंड करेंगे हम लोग, अल्ट्रासाउंड से पता करेंगे, ये भी आप लोग को पता होगा, इमेजिंग होता है। नेक्स्ट क्या है, एमआरआई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एमआरआई में हम लोग क्या देखते हैं, एमआरआई में हम लोग देखते हैं कितना स्प्रेड हुआ है, कैंसर जो है कितना स्प्रेड हुआ है, तो एमआरआई में हम लोग पता करते हैं। बायोप्सी क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, बायोप्सी जो होता है वहाँ से हम लोग स्मॉल मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में हम लोग टिश्यू का कलेक्शन करेंगे। टिश्यू का कलेक्शन करके हम लोग कहाँ पे, लेबोरेटरी में भेजेंगे, वहाँ पे उसका जांच होगा, फिर उससे पता चलेगा कि उसमें कौन सा ट्यूमर कितना ग्रो हुआ है और कितना, कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। नेक्स्ट क्या है, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट, जो हार्मोन होगा उसका हम लोग टेस्ट कराएंगे। ठीक है, हम जो हार्मोन की कुछ जांचें होती हैं उसमें हम लोग उसका भी चेक कराएंगे कि क्या क्या दिक्कत है, कौन सा हार्मोन कम है, कौन सा हार्मोन सप्रेस हो रहा है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, उसका भी हम लोग टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक HRT था ना, ह्यूमन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसकी वजह से भी कैंसर का हो, तो वही हार्मोन का हम लोग टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, CT स्कैन कराएंगे, फिर बोन स्कैन कराएंगे। बोन स्कैन क्यों कराएंगे, क्योंकि हम लोग ये पता करेंगे कि ब्रेस्ट से कहीं जो रिब्स हैं थोरेसिक के, उसमें तो कहीं कैंसर डेवलपमेंट स्प्रेड नहीं हो गया, इसलिए बोन स्कैन कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, BSC, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो एक मिरर के सामने खड़ी होती है और वहाँ पे अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में सर्कुलेट करती है, तो पता चलता है वहाँ पे कहीं लिम्फ कोई एराइज तो नहीं हुआ रहा है, इसके उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में यही करते हैं, अपने से खुद उसका एग्जामिनेशन करती हैं जो फीमेल रहती है। ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, पहला है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या है, मेसेक्टमी। हम लोग मेसेक्टमी, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सर्जरी मेसेक्टमी, एन ऑपरेशन टू रिमूव द ब्रेस्ट इज अ मेसेक्टमी। मेसेक्टमी क्या है, एक ऑपरेशन है, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ब्रेस्ट को ही, उसको हम लोग बोलते हैं मेसेक्टमी। नेक्स्ट क्या है, टोटल मेसेक्टमी। टोटल क्या है, द सर्जन रिमूव द होल ब्रेस्ट, ये पूरा ब्रेस्ट को, टोटल मेसेक्टमी में पूरे ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। जो मेसेक्टमी है उसमें कुछ पार्ट को जहाँ पे कैंसर हुआ है उसको हम रिमूव करते हैं, और जो टोटल मेसेक्टमी है पूरे ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिम्फ नोड डिसेक्शन। द सर्जन ऑफ्टन रिमूव द अंडर आर्म लिम्फ नोड एज वेल। इसमें क्या होता है, जो अंडर आर्म में जो लिम्फ है उसको हम लोग इसमें रिमूव करते हैं, जो किसमें, लिम्फ नोड डिसेक्शन में। जो सर्जन होते हैं जो अंडर आर्म के पास जो
वो आर्मपिट जो होता है वहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, तो उसको ही रिमूव कर देंगे अगर उसमें कैंसर एराइज हो गया है तो। दिस प्रोसीजर कार्ड उसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। उसको एक नाम से और बोल सकते हैं क्या, एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें लिम्फ नोड डिसेक्शन है, उसको हम उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, अगर एक्सिला के पास अगर लिम्फ नोड को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। नेक्स्ट क्या है, ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। इसमें क्या होता है, एन ऑपरेशन टू रिमूव द कैंसर बट नॉट द ब्रेस्ट इज़ द ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे कैंसर सेल है उसको हम रिमूव कर देंगे, बट नॉट ब्रेस्ट को पूरा नहीं रिमूव करें, जहाँ पे कैंसर है बस उसको रिमूव कर देंगे। इट आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी बोलते हैं। अगर उसमें क्या हो गया है, लिम्पेक्टमी बोल सकते हैं, फिर उसका सेगमेंटल मेसेक्टमी बोल सकते हैं, या पार्शियल मेसेक्टमी भी बोल सकते हैं। किसमें, ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी को हम कई नाम से बोल सकते हैं, क्या, ब्रेस्ट कन्वर्जिंग सर्जरी, या लिम्पेक्टमी, या फिर सेगमेंट मेसेक्टमी, या पार्शियल मेसेक्टमी, इतने नाम से हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है बस उसी को हम लोग रिमूव कर देंगे। इसमें क्या है, किसमें, ब्रेस्ट स्पेयरिंग सर्जरी में। नेक्स्ट क्या है, कायरोथेरेपी में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड कायरो सर्जरी। इसको कायरो सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। यूज एक्सट्रीम कोल्ड टू फ्रीज एंड किल कैंसर सेल। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग फ्रीज कर देंगे कैंसर सेल को या फिर किल कर देंगे, और इसमें आल्सो यूज कंट्रोल पेन एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। इसमें इसको यूज करके हम पेन को और ब्लीडिंग को दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कोल्ड टू फ्रीज, इसको कोल्ड जैसे कोल्ड कंप्रेशन नहीं होता है, उसी से हम लोग कोल्ड करके इसको फ्रीज कर देंगे या फिर उसको किल कर देंगे। इसमें उसकी वजह से हम लोग पेन को और ब्लीडिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है, इसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है उसको हम रीबिल्डिंग करते हैं, कि जहाँ से सर्जरी हुआ है, जिस पार्ट को निकाला गया वहाँ पे आर्टिफिशियल लगा के हम लोग क्या करते हैं कि रीबिल्डिंग करते हैं, ताकि जो ब्रेस्ट का साइज हो देखने में अच्छा लगे। तो इसमें कह रहा है रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रेस्ट आफ्टर मेसेक्टमी या फिर लंपेक्टमी, अगर लंप को निकाला गया या फिर मेसेक्टमी किया गया, पार्शियली ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में उसको रीबिल्डिंग करते हैं, कि रीमोडिफाई जिसको बोलते हैं, रीमोडिफाई करते हैं। ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब फिर मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, पहला रेडिएशन थेरेपी। द रेडिएशन डिस्ट्रॉय द ब्रेस्ट। जो रेडिएशन थेरेपी होता है डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेस्ट कैंसर, जो कैंसर सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। दे में रिमेन द एरिया आफ्टर सर्जरी। जो जहाँ पे सर्जरी हुआ है, जो एरिया रिमेन जो बचा है उसमें कुछ अनसीन बचे रहते हैं ना, तो वहाँ पे देख के हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सम वोमेन हैव रेडिएशन थेरेपी बिफोर सर्जरी। कुछ वोमेन को जो बिफोर सर्जरी भी रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने के लिए या श्रिंक करने के लिए ट्यूमर को बिफोर सर्जरी भी हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आफ्टर सर्जरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अनसीन कैंसर सेल बच जाते हैं, वहाँ पे उसको किल करने के लिए हम लोग आफ्टर सर्जरी भी ये रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कीमोथेरेपी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर इज़ यूजुअली एक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। इसमें हम क्या ड्रग का यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ ड्रग का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, द ड्रग में गिव एज पिल और बाई इंजेक्शन इनटू। ये ड्रग जो होते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं और पिल जो टेबलेट के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। क्यों देते हैं हम, क्योंकि जो ब्रेस्ट के सेल के कैंसर हैं वो किल हो सके। नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है, हार्मोनल थेरेपी आल्सो यूज टू प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम द रिटर्निंग एंड प्रिवेंट अ न्यू ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम द डेवलपिंग इन अपोजिट ब्रेस्ट। जो दूसरा ब्रेस्ट है, जैसे एक ब्रेस्ट में हो दूसरे ब्रेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम ये देते हैं, ताकि उसमें भी कैंसर एराइज ना हो। हार्मोनल थेरेपी बेनिफिट ऑल एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट। जो इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हार्मोनल थेरेपी में, ताकि वो दोबारा से दूसरे ब्रेस्ट में एराइज ना हो, उसके हार्मोनल थेरेपी इसी वजह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
बायोलॉजिकल थेरेपी हेल्प टू इम्यून सिस्टम। इसमें जो बायोलॉजिकल थेरेपी में इम्यून सिस्टम को हम लोग बूस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैंसर सेल हैं उनसे फाइट कर सकें, इसलिए इम्यून सेल को हम लोग बूस्ट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम को हम लोग बूस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी एंड बायोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अब बचा नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग अपने से लिखिएगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। अब बात करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में कौन सा टॉपिक, जो हम लोग बात करेंगे ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।